प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते मैं हरबंश नागो के पुनः इस कभी मीडिया में एक और सीधे प्रसारण पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय सीधे प्रसारण में पहले मैं धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर विभाग के सेवानिवृत्त डायरेक्टर, अलग अलग विभागों के एग्रीकल्चर में श्री केवल किशोर शर्मा। इनकी हमेशा आशीर्वाद दर्शकों को मिलता रहा है पत्रकारिता में, और पुनः मैं उनका स्वागत करते हुए सर आपका स्वागत है। और आपको बहुत मैं आभारी हूं कि बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट था, एंड मेरी नजर में यू आर द ओनली पर्सनालिटी की जो इस बारे बता सकते थे सर। जग जाहिर है कि थैंक यू सर। और केवल किशन शर्मा साहब, आपको पता ही है कि इस समय जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, पूरी तरीके से इंद्र देवता जबरदस्त और सूर्य देवता दोनों ही, इंद्र देवता तो पीछे थोड़े रह, पर सूर्य देवता पूरी प्रचंड अपना यौवन दिखा रहे हैं और देश भर में सारे रिकॉर्ड सर टूटे हैं। इससे मानव जाति पर, शहरों में भी फर्क पड़ रहा है। प्रशासन ने कुछ कदम, हम विशेषकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर कुछ कदम उठाए हैं, खास करके कुछ स्कूलों में जैसे छुट्टी कर दी। हालांकि कहते हैं चलिए जब जागो तभी सवेरा, छुट्टियां तो सर पहले ही कर देनी चाहिए थी शिक्षा विभाग को, मगर चलिए 1 जून से कर रहे हैं। वैसे ही कुछ और जगहों पर अगर केमिस्ट के मेडिकल में देखें वहां भी दिक्कत आई है, मगर सर उससे बड़ी जो समस्या है देश की, आप ही से हमने सीखा है 88% आबादी गांव में रहती है और कृषि प्रधान हमारा देश है, जम्मू कश्मीर उसी में शामिल है। आपका स्वागत करते हुए जानना चाहूंगा इस जो प्रचंड गर्मी है इसका सर इस पर कारण क्या हुआ है एंड कॉज और इफेक्ट इसके क्या है, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे सर। धन्यवाद सर। आज का जो टॉपिक है ये बहुत रेलिवेंट है आज के समय में, और जो गर्मी की लहर चल रही है, हीट वेव, तो हीट वेव जिसको हम अपनी लोकल भाषा में लू बोलते हैं कि लू चल रही है जी सर, जिसको हॉट एंड डेजिकेटिंग विंड बोलते हैं, गर्म और खुश्क हवा जो चलती है, और इसको एक और भाषा में इसको पछुआ कहते हैं। वेस्टर्न विंड जो पश्चिमी तरफ से हवा आती है उसको पछुआ भी बोलते हैं। तो अब ये जो इसके काजिज क्या है कि ये क्यों हो रही है, पहले हमें इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। पहली बात यह है कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है नॉर्दर्न इंडिया की, वो यहाँ पर रेडिएशन ज्यादा होती है और हीट वेव तो होती रही है और आगे भी होगी। तो हमारी भौगोलिक स्थिति जो है ये हीट वेव के लिए मतलब एक तरीके से मानेंगे अनुकूल है। दूसरे नंबर पे हम ये मान के चलते हैं कि कभी कभी अगर मॉनसून डिले हो जाती है या फेल हो जाती है तो उससे भी हीट वेव बढ़ती है, जो कि सिचुएशन आज के टाइम में नहीं है। हमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इस बार मॉनसून बहुत फेवरेबल है, और मॉनसून जो है 1-2 दिन में हमारे साउथ इंडिया में आने वाली है। तो मॉनसून से इसका कोई इस साल तो इसका कोई रोल नहीं है। अब एक और चीज है, ये जो शहरों में हीट आइलैंड बन गए हैं, अर्बन हीट आइलैंड, इतना कंक्रीट का काम हो गया कि वो जो पॉकेट्स कुछ ऐसी बन गई हैं जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है सीमेंट में, और वो फिर उसको एस्केप नहीं है, वो ट्रैप, हीट का ट्रैप लग जाता है। और हीट का ट्रैप जब वो रात को जो हीट जब निकलती है तो फिर रात का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और डे नाइट टेम्परेचर जब बिल्कुल मतलब उसमें रात का टेम्परेचर नहीं गिरता है तो हीट वेव का और इफेक्ट रहता है। हीट वेव के लिए एक और जो चीज है कि हम जो जम्मू की स्थिति है, जम्मू कश्मीर की हम लेके चलते हैं कि जम्मू की स्थिति में हमारी जो सिचुएशन है, हमें वॉच पे रखा हुआ है। वॉच का मतलब है हमने वॉच रहना है, हमने मतलब एक तो हमने उसको इस पे हीट वेव को वॉच करना है, और उसके साथ साथ हमें वॉच के साथ साथ हमें अपडेट भी रहना है। अपडेट बहुत जरूरी है, ये कभी भी बढ़ सकती है। तो 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जम्मू की सिचुएशन अगर हम ले लें, और 40 डिग्री के ऊपर जब है हीट वेव आती है, और हीट वेव का एक 40 डिग्री टेम्परेचर का हमें ये समझ लेना चाहिए, जब दीवारें कमरे की गर्म होना शुरू हो जाएं, कपड़े रखे रखे गर्म हो जाएं,
तो समझो 40 से डिग्री ऊपर से टेम्परेचर जा रहा है। और जब ये टेम्परेचर 5 डिग्री और बढ़ता है, 45 डिग्री से ऊपर जाता है, तो फिर हीट वेव का अलर्ट जारी होता है, रेड अलर्ट जारी होता है, जो कि दिल्ली में जारी कर दिया गया है। अब जब 40 डिग्री से ऊपर और 5 डिग्री और बढ़ा लें, 45 डिग्री का टेम्परेचर और उससे ऊपर का टेम्परेचर अगर 2 दिन रहता है तो वो हीट वेव की संज्ञा में आता है, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान करने वाला होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जितनी भी कंस्ट्रक्शन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सड़कें बनाई हैं, और जहां जहां भी हम अगर जम्मू की सिचुएशन को देखें तो जहां जहां भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, रोड बन रही है, तो वहां पर वो पॉकेट्स बन रही हैं। और वहां जैसे कठुआ में टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, 47 डिग्री से। बिल्कुल सर जी। कठुआ का आप देखेंगे, कठुआ कॉरिडोर में दोनों तरफ से, पंजाब साइड से और इस तरफ से रोड का काम चल रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ये जो रोड वर्क होता है इसमें ज्यादा इसका इफेक्ट रहता है। तो हमें इसमें भी जो हमारी अर्बन जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, इस पर भी अभी एक पॉलिसी की जरूरत पड़ जाएगी हमें हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए। आपको साथ में एक और चीज मैं बताता हूँ कि तीसरा रीजन जो होता है जी सर, इसका, कि अगर फॉरेस्ट कट जाए, जितने फॉरेस्ट कट रहे हैं और नए नहीं लगते हैं, तो उससे भी हीट वेव बढ़ेगी, क्योंकि हीट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए पौधा सबसे अच्छा सोर्स है जो कि हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा। तो जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 40 साल का, तो ग्रीन कवर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से एलपीजी आई है तो ट्री फेलिंग कम हुई है और ग्रीन कवर बढ़ा हुआ है। पूरे शिवालिक बेल्ट में ग्रीन कवर बढ़ा हुआ है, तो उससे भी हमें काफी राहत मिली हुई है। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता ही है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो अपना काम करती हैं, धुआं छोड़ती हैं, पॉल्यूशन करती हैं, उससे भी हीट वेव बढ़ती है। लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हो रहा है, ये भी एक रीजन है। जब हम एक नेचुरल लैंड यूज को आर्टिफिशियल तरीके से अपने ढंग से मैनिपुलेट करके उसको इधर उधर चेंज करेंगे, तो ये जो चीजें हैं ये ऐड करेंगी। और सबसे ऊपर ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट हो रहा है। वो जो 5 मेन गैसें हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, ओजोन लेयर को मतलब उसको डिप्लीट करती हैं। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो ये जो नीचे वाले जो फैक्टर हैं ये उसको कंपाउंडिंग कर देते हैं, हीट वेव जो है और बढ़ना शुरू हो जाती है। अब तो ये तो मेन हमने चर्चा कर ली कि ये इसके रीजंस हैं। अब इफेक्ट क्या है इसके? इफेक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। जी सर, थैंक यू। आप बड़ा इफेक्ट है कमल किशोर शर्मा साहब, यही चीज दर्शक जानना चाहते हैं, आपका सी मनवेश का इफेक्ट क्या सर? हाँ, इफेक्ट ये है, पहली बात ये है, इसका इफेक्ट 75% आबादी पे डायरेक्ट इफेक्ट है, जो कि एग्रीकल्चर का काम करती है और लेबर का काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और 75% आबादी जो है ये डायरेक्ट, अगर हीट वेव कंटिन्यू रहती है तो हमारा 2.5%, 2.5% जीडीपी को इफेक्ट करता है। तो ये इकोनॉमिक इशू भी है। इसके साथ साथ रिसोर्सेज पे इफेक्ट होता है, पानी ज्यादा कंज्यूम होगा तो रिसोर्सेज, पानी की शॉर्टेज हो जाती है। दूसरा बिजली, और बिजली जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगी, एसी ज्यादा लगेंगे तो बिजली पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ पे जो हमारी रेडीनेस है, आम जनता को, क्योंकि लोग बीमार होंगे और डिहाइड्रेशन तो होगी, सनस्ट्रोक जैसा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये भी है कि इन्हीं दिनों स्नेक बाइट भी बढ़ता है, क्योंकि जो स्वाम्प है वो भी अपनी जगह से, वो ठंडी जगह की तलाश में निकलता है, तो स्नेक बाइट्स भी बढ़ते हैं। तो ये इसका एक इफेक्ट ये भी रहता है। आप देखें कि इसका इंसान पे तो असर होता ही होता है, जानवरों पे भी इसका असर होता है। आप देखें, ये भैंस होती है, भैंस को हम डोगरी में एक बीमारी लगती है, कहते हैं टाकू हो गया, टाकू, उसको भी स्ट्रोक होता है। तो फिर उसको ठंडा करके सिस्टम बना के तो उसको ट्रीट करते हैं। पशु पक्षियों पे, जानवरों पे, पौधों पे, इंसानों पे, इन सब पे इसका बराबर इफेक्ट होता है। अब हम चलते हैं कि पौधों में क्या होता है कि पौधों में विल्टिंग हो जाती है, सूख जाते हैं पौधे। पहले तो टेम्परेरी विल्टिंग होती है, पत्ते जो है सिकुड़ जाते हैं। आप देखें शाम को पत्ते सिकुड़ गए होते हैं, और फिर अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, जो टेंडर प्लांट होते हैं वो मर भी जाते हैं।
तो पौधों पे ये इफेक्ट होता है। पौधों पे एक और इफेक्ट जो है वो बड़ा खतरनाक इफेक्ट होता है, ये जो पॉलिनेशन है, इससे जो पोलन है वो पोलन डेजिकेट हो जाता है, मर जाता है, और पॉलिनेशन नहीं होती। और खासकर जंगलों में, खासकर इन दिनों जो फ्लावरिंग होती है, जो फ्रूट सेट होता है, तो ये हमने 2022 में एक नोट किया था कि ये जो लसूड़ा प्लांट है, लसूड़ा प्लांट का फ्रूट 2022 में जम्मू में नहीं मिला। तो फिर हमने जब इसका एक किया कि तो हीट वेव की वजह से पॉलिनेशन इफेक्ट हुआ था, फ्रूट सेट नहीं हुआ था। तो ये इंडिकेटिव है हमें कि हीट वेव के इफेक्ट्स को देखना चाहिए। 2022 से ये थोड़ा सा इसका प्रकोप बढ़ा है, 23 में भी और 24 में भी जो है ये कंटिन्यू कर रहा है। अब इफेक्ट्स के साथ साथ पहले मैं एक आपको ग्लोबल फेनोमेना हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ये होता कैसे है, पूरी जो दुनिया की अर्थ की जो क्लाइमेट है वो कैसे कंट्रोल होती है। तो अर्थ की सारी जो हमारी एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट है वो होती है पैसिफिक सी से, जो प्रशांत महासागर है, वो एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, और ये दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। उस तरफ अमेरिका है और इस तरफ जो है एशिया है। तो होता क्या है कि जब समुद्र गर्म होता है, तो समुद्र गर्म होगा तो वहां से वाटर वेपर्स उठेंगे ऊपर को। तो वाटर वेपर जब ऊपर को उठते हैं तो क्या होता है कि पैसिफिक ओशियन में एक साइकिल बनता है। वो साइकिल को समझे हम, क्या होता है कि वहां से जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो पश्चिम की ओर चलती है, वेस्टर्न साइड को चलती है। तो पश्चिम को जब वेस्टर्न साइड को विंड्स चलती हैं तो नीचे से जो ऊपर वाला जो समुद्र का पानी था वो उसकी वेव्स जो है वो वेस्टर्न साइड को जा रही हैं, और नीचे से जो अंडरकरंट ठंडे पानी की होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन अमेरिका की तरफ जाती है। तो जब वो अमेरिका की तरफ जाती है तो वहां बारिश करती है, तो वहां पर उसका इफेक्ट होता है, उसका मछलियों को भी फायदा होता है कि वो नीचे से जो पानी आता है वो ठंडा होता है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होती है। ये एक नेचुरल साइकिल है। अब क्या होता है, इस साइकिल में जब इंटरप्शन होती है, ऑन एन एवरेज 5 से 7 साल में एक इफेक्ट होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये कमजोर पड़ जाती है। जब ट्रेड विंड्स जो कमजोर पड़ जाएंगी, जो वेस्ट की तरफ हवा जा रही थी और जो बाकी आगे चल के वो ऑस्ट्रेलिया से होती हुई इस तरफ को मॉनसून बनाती है, वो हमारी इंडिया में आके मॉनसून का बारिश लेके आती है। तो जब ये ट्रेड विंड्स जो हैं कमजोर पड़ जाती हैं तो उससे क्या होता है कि वहां पर समुद्र में जो गर्मी है उसकी हीट वेव बन जाती है, उसको वो ट्रैप बन जाता है, उसको बाकी निकलने का रास्ता नहीं है। तो जो नेचुरल साइकिल था ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल का वो इफेक्ट होता है। तो जब इस चक्कर को हम देखते हैं तो क्या होता है कि एल नीनो जो इफेक्ट है, इसको एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, ये 5 से 7 साल में एक बार नेचुरल होता है। लेकिन अभी हम एल नीनो इफेक्ट जो देख रहे हैं ये पिछले साल से कंटिन्यू है, इस साल भी चल रहा है। और एक इसमें पॉजिटिव साइड ये देखी जा रही है कि अगस्त महीने में इसका एंटी इफेक्ट आएगा, वो ला नीना इफेक्ट होता है, वो इसका रिवर्स होता है, वो फेवरेबल है हमें। तो अगस्त सितंबर में अगर ला नीना आता है तो उससे जो हमारी एवरेज रेनफॉल जो है उससे ज्यादा होगी। तो ये हमने ये इफेक्ट जो है हमने समझ लिया। अब हम इसके 3 मेजर जो इफेक्ट्स जो असर पड़ेगा, एक तो ह्यूमंस पे पड़ेगा, इंसानों पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा और एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। 3 चीजों का इसके क्लियर कट इफेक्ट है। तो पहले हम चलते हैं इंसानों पे। इंसानों में क्या होता है कि हीट स्ट्रोक होती है, सन स्ट्रोक हो जाता है, गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है इसको कहते हैं, और इससे ये बड़ी खतरनाक होती है, कैजुअलिटी हो जाती है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए। तो हम एडवाइजरी ये जो इशू हुई है, अलग अलग जो एजेंसीज हैं, एजेंसीज अपनी एडवाइजरी दे रही है, उसके लिए ये ध्यान में रखना है जितने भी लोग आउटडोर काम करते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई और भी ऑफिस वाला है, 12 से लेके 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। अल्ट्रा वायलेट रेज की रेडिएशन सबसे ज्यादा होती है 12 से 3 तक, और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर अगर इंसान को हो गया तो ये कैंसर कारक भी है। तो इसको अवॉइड करना है, 12 से 3 बजे तक नॉर्मली बाहर नहीं निकलना है।
और हर संस्था को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी वर्किंग ये जो लोग हैं, वो अपना शेड्यूल इस तरीके से शिफ्टें बना ले कि वो या तो 12 बजे से पहले पहले काम कर ले या 3 बजे के बाद जो है अपनी मैन पावर को एंगेज करे और 12 से 3 तक उनको रेस्ट दे। तो ये एक बहुत बड़ी, और जो ऑफिस मैटर्स हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन काम करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। अब दूसरी बात आती है कि लाइट और ढीले कपड़े पहने और बॉडी को पूरा कवर करके रखें जब भी बाहर निकलना है। ये ऐसा नहीं है जैसे फैशन आ गया है हाफ पैंट डाल के निकल बिल्कुल एग्जैक्टली, बस यही मैं पूछने वाला था जी शर्मा साहब। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि गर्मियों में, सर्दियों पर गर्मियों में बिल्कुल हाफ स्लीव जो है खाली होती है, बुरा हाल होता है, सर पे कवर भी नहीं होता है, वो डेंजरस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी। तो ये खासकर बच्चों को, क्योंकि 2 जो लोग हैं वो इसके बहुत वल्नरेबल हैं, डायरेक्ट इसका इफेक्ट होता है, एक तो बच्चों पे, एक जो सीनियर सिटीजन है वो कमजोर होते हैं। तो एक तो कपड़े पूरे पहने, अपने बाजू कवर करके रखें, मुंह को कवर करके रखें और टांगों को पूरा कवर करके रखें। चश्मा पहने, काला चश्मा जरूर पहने, टोपी पहने, छतरी का इस्तेमाल करें। ये तो हो गया, आप कपड़ों का पूरा ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन लेंगे और ताकि आप उस एक्सपोजर से बचे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा कमाल का काम करते हैं। दूसरा, आपको खाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरफ हम जा रहे हैं खाने के लिए वो हमें हीट वेव से नहीं बचाएगा। तो खाने के लिए ऋतु फल, जो इस सीजन का फल है, खीरा, ककड़ी, जिसको खरबूजा और वाटरमेलन, उसमें पानी की कंटेंट ज्यादा होती है, तो ये चीजें खानी चाहिए हमें, इसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू का इस्तेमाल ज्यादा करें, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे रिहाइड्रेशन होगी, आपको जो सॉल्ट बॉडी से निकल जाते हैं पसीने से, तो वो हमने वापस बॉडी में लाने भी हैं। तो एक तो इन चीजों का ज्यादा, और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि छाछ का इस्तेमाल करें, लस्सी का। छाछ, लस्सी, दही वाली लस्सी नहीं, जिससे घी निकाल लिया हो वो वाली लस्सी, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप देखें जम्मू में अब बहुत सी डेयरीज हैं, सब घी बनाती हैं, उनके पास सफिशिएंट लस्सी रहती है। और पिछले दिनों मैंने एक इस पे काम किया था कि एक मजालता एरिया में, खून एरिया में एक डेयरी है, वो घी बनाते हैं और उनके पास लस्सी होती है, दिन की 30-35 लीटर 50 लीटर लस्सी होती है, वो 10 रुपए लीटर देते हैं। 10 रुपए लीटर कुछ भी नहीं होता है। तो उस लस्सी का इस्तेमाल करें। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो इसके लंबे समय से कितने ही जीवन के बसंत अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिफरेंट दिए हैं, क्या मजालता तक तो सर आम लोगों को जाना जरा मुश्किल हो जाता है, क्या कोई ऐसी अवेलेबिलिटी है, या और जो डेयरी जम्मू में है बहुत अच्छी डेयरीज है और कुछ है सिर्फ काऊ के वहां जी, ये जम्मू में कहाँ अवेलेबल हो सकता है आगे पीछे? जी सर, मड में कृष्णा डेयरी है, सुहांजना में भी एक कृष्णा डेयरी है, उसके पास भी 100 गाय है, एक कश्मीर सिंह जी की भी सतवारी में डेयरी है, जगह जगह डेयरीज है। अच्छा, और ये जो वहां से मिल जाता है, छाछ जो है, छाछ का इस्तेमाल करें। छाछ जो है आयुर्वेद में रिकमेंडेड है, ये हमारी लिवर को ठीक रखती है, त्रिदोष को दूर करती है, जिसको तीनों दोषों कफ पित्त वात, तो उसका निवारण भी करती है। लस्सी रिहाइड्रेट भी करेगी, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है। तो इन चीजों का आप अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें। सर इसमें एक चीज और कहा जाता है के शर्मा सर, जो सत्तू होते हैं, इज इट रियली कि सत्तू बिहार में जैसे लेते हैं सत्तू बना बनाया था, क्या वो भी छाछ या सत्तू, इन दोनों में से किसी को लेना हो, विच इज अ मोर बेटर सर? आप कॉम्बिनेशन में ले ले, दोनों को ले सकते हैं। सत्तू भी इस दिनों ये कूलेंट है, सत्तू जो है कूलेंट है। आपको देखें, अगर ये जो बेल पत्थर का जूस होता है, हाँ, बेल पत्थर का जो फल है, ये लिवर कूलेंट है। तो ये जो चीजें हैं वो भी इन दिनों ही बेल पत्थर का फल पका हुआ है, तो इसका, इन चीजों का इस्तेमाल करें। खुराक का अपना खास इस्तेमाल और ध्यान रखें। ये हो गया, एक मैंने बात कर दी कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे हमें इन दिनों में हीट वेव को अवॉइड करना। ये हीट वेव जो है जुलाई एंड तक चलेगी, उसके बाद बारिशें आ जाएंगी, फिर थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। तो इसका खास ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने
बच्चों का खास ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे हम आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, बिल्कुल सर, एग्रीकल्चर में हम कुल मिला के चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जी सर। ग्लोबल वार्मिंग के 3 इफेक्ट होते हैं मोटे तौर पे, उसके 3 इफेक्ट हैं। एक, बारिश होगी तो बहुत ज्यादा होगी, जिससे फ्लड आएगा, क्योंकि अब जो है वो झड़ियां नहीं लगती हैं, रेनी डेज कम हो गए हैं, बारिश तो उतनी ही होनी है, वाटर साइकिल अपना पूरा करना है उसने, तो बारिश जब होगी तो बहुत ज्यादा होगी, एकदम सडन फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो फ्लड कंट्रोल का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर इन प्लेस होना चाहिए। ये नहीं है कि फ्लड आ गया, नाले में पानी आ गया, बस्ती में चला गया, तो उसको प्रॉपरली पूरा सर्वे होना चाहिए और वो राइटली उसको अपना अरेंजमेंट जो है इन प्लेस रख लेना चाहिए। अभी नालों की क्लियरेंस वगैरह जो है कर लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है कि जब बारिश होगी बहुत ज्यादा होगी तो फ्लड आएगा। अगर बारिश नहीं हुई, कम हुई, तो ड्राट जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो ड्राट जैसी सिचुएशन का भी मुकाबला करने के लिए एग्रीकल्चर में आजकल ऐसी फसलें आ गई हैं जो कैच क्रॉप्स होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। हम कहते हैं कि मिलेट्स लगाओ, वो थोड़ा टाइम लेती हैं, कम पानी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर को, क्योंकि इस साल बारिश जो है अच्छी होने वाली है और समय से पहले हो जाएगी, क्योंकि मॉनसून की एंट्री, जम्मू में एंट्री 1 जुलाई को मानी जाती है। तो हमें जो लग रहा है कि 15 जून तक तो अच्छी बारिश हो जाएगी। तो उसके लिए डिपार्टमेंट को बीज, फसलों का बीज जो है वो टाइमली हर जगह पहुंचाना चाहिए, ताकि इस तरफ से बारिश हो गई तो उस तरफ से फसलों की बुआई होगी। और खरीफ सीजन एक ऐसा सीजन है, वो लंबा नहीं चलता है सोइंग का, ये हफ्ता 10 दिन में पूरी सोइंग हो जाती है। तो इस पर हमें पूरा ध्यान रखना है कि बीज की कमी ना हो, खाद की कमी ना हो, इनपुट सारे अवेलेबल हों। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तीसरे नंबर पे फ्लड, फेमाइन, और तीसरा जो इसका इफेक्ट होता है पेस्टिलेंस, कीड़े और बीमारियां। तो कीड़े और बीमारियों में भी अब जो हम ऐसा देखते हैं कि जिन कीड़े और बीमारियों को हम माइनर मानते थे, इनका बहुत कम अटैक होता है, वो अब मेजर हो जाएंगे, साइकिल बदलेगा उनका भी। आप देखें जैसे टिड्डी दल है, टिड्डी दल दोबारा री इमर्ज हो सकता है। एक और कीड़ा है मक्की में, जिसकी पूरी एक मतलब पूरी ग्लोबल मतलब वार्निंग है, वो फॉल आर्मी बॉम्ब। एक सुंडी है, मक्की को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जम्मू में इसका बहुत नुकसान होता है। तो फॉल आर्मी बॉम्ब पहले नहीं होता था, अब ये पूरी दुनिया में इसका प्रकोप हो रहा है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक मतलब इशारा है। तो हमें कीड़े और बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम उस तरीके से उनका कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बाकी कुछ प्रिकॉशनरी है जो हमने बता दी है कि किसान को जब काम करना है तो सुबह 4-5 बजे उठ के अपनी जो शिफ्ट है 8-10 बजे तक अपना काम खेत में कर ले, जुताई करनी है जुताई कर लो। ये जो हीट वेव है इसका फायदा भी है। अभी जो मिट्टी की स्टरलाइजेशन होगी, हम डीप प्लोइंग करेंगे, प्लोइंग करने के बाद उसमें जितने भी कीड़े होंगे, बीमारियां होंगी, अंडे होंगे, वो सारे जो है एक्सपोज हो जाते हैं और मर जाते हैं और हमें अच्छी फसल लेने में उसका फायदा भी मिलता है। दूसरा, जब हम डीप प्लोइंग करेंगे उसके बाद बारिश होगी तो बारिश का पानी जो है वो रिचार्ज हो जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा और बदतर बना रहेगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना। तीसरी नंबर पे जिन लोगों ने बाग लगाने हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये राइट टाइम है। आप जब जो खड्डे खोद रहे हैं प्लांट लगाने के लिए, जो पिट खोदते हैं, एक घन मीटर का पिट, 1 क्यूबिक फीट का पिट अभी से खोद दे और उसका प्रॉपर डिजाइन वगैरह जैसे डिपार्टमेंट बताता है, बाग का अपना डिजाइन बना के 1 घन मीटर का पिट खोद के ऊपर वाली आधी मिट्टी जो है वो आप रख लें, उसमें खाद मिला के उसको दोबारा भर दें और नीचे वाली आधी मिट्टी को डिस्कार्ड कर दें। पहले पिट को 5-7 दिन जो है वो उसको धूप लगने दें, उसके बाद उसको भर दे। भरने के बाद जब 1-2 बारिश हो जाएगी तो उसके बाद वहां पौधा लगा दें। तो ये राइट टाइम है। इस तरीके से आपने तैयारी भी करनी है एग्रीकल्चर की। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इशू है क्योंकि एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो रही है।
और ग्लोबल इन्वायरमेंट में हीट वेव, फिर कोल्ड वेव, ये तो साइकिल अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज किया है। और जब एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन से हीट वेव भी कंपाउंडिंग होगी और कोल्ड वेव भी कंपाउंडिंग होगी, दोनों की कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि वो ट्रैप बन जाता है। जो हीट या जो ठंड है, वो जो उसके कण थे हीट वेव के, वो एक कुकर जैसी स्थिति बन जाती है, उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमें अब स्ट्रेटेजी पे ध्यान रखना है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कैसा बनाएं, वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। हम ऐसी टेक्नोलॉजी ना लाएं जो हमें नुकसान पहुंचाती है। जैसे ये जो शीशे के मकान बन रहे हैं, शीशे की बिल्डिंग्स, शीशा डबल सन का इफेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन करता है। तो सन जो है, तो ये हमें सूट ही नहीं करता। नॉर्थ इंडिया में शीशे की बिल्डिंग्स जो है हमें सूट नहीं करती हैं, तो इसलिए इनको हमें देखना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम जिसमें एसफॉल्ट, कोल्टार, ब्लैक टॉपिंग करते हैं, तो ब्लैक टॉपिंग जहां जहां होगी तो उसके डिजाइनिंग में तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जितनी भी हाईवेज बन रही हैं, तो हाईवेज के साथ साथ अगर ग्रीनरी डेवलप नहीं करें तो उसका इफेक्ट डिजाइनिंग एरिया में होने वाला है, ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। साथ में जो गांव होगा उस पे उसका इफेक्ट होगा। तीसरे नंबर पे ये जो लैंडस्केप हम चेंज कर रहे हैं, ये बड़ा डेंजरस है। लैंडस्केप जैसा है उसको वैसा ही मेंटेन करें और उसका वैसा ही यूज करें। हाँ, एक चीज जो है कि हमारी जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू डिवीजन में, हमें एक फायदा है कि हम वाटर बॉडीज क्रिएट कर रहे हैं। तो वाटर बॉडीज जो है, ये एक अच्छी बात है, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, एनवायरमेंट के ओएसिस बनेंगे, उससे ठंडा बनेगा। हम कंक्रीट बिल्डिंग तो बना रहे हैं, हमने ओएसिस क्रिएट नहीं किए। हर फार्म हाउस में एक वाटर पॉन्ड होना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक होना चाहिए, जो कि वहां का एक इकोसिस्टम को माइल्ड इकोसिस्टम, बिल्कुल सर, ठीक है। और उसके अब मल्टीपल फायदे हैं। पक्षियों को पानी मिलेगा। इन दिनों देखें आप, पक्षियों को पानी, वो छत पे आते हैं, ढूंढते हैं और वो सर्च कर रहे होते हैं कि इसने पानी रखा है कि नहीं रखा है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, इनको हम खासकर अपना पूरा इनमें ध्यान रखें। अब एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिस पर कोई बात नहीं करता है, ये जो जंग है, वॉर भी ग्लोबल वार्मिंग का ही कॉज है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जितना भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है, एम्यूनिशन है, जब ये एनवायरनमेंट में जाएगा तो हीट तो जनरेट करेगा ना। हीट जनरेट करेगा तो एनवायरमेंटल साइकिल को चेंज करेगा। बिल्कुल सर। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी आप देखें, बहुत से लोग जो हैं वो अच्छी अच्छी बातें, मैसेजेस करते हैं कि कपड़े प्रेस करना बंद कर दो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये तो छोटी बातें हैं, वार की बात कोई नहीं करता है। वार से कितनी हीट आ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, नेचर के साथ जितना हम छेड़छानी करेंगे, उतना ही वो वापस आके हमें हिट करेगी। क्योंकि नेचर को गॉड ऐसे नहीं माना है, नेचर गॉड है और नेचर डेड नहीं है। इसको मान के ये कोई चले कि ये एक मटेरियल है और नेचर ये एक मतलब मैटर है, तो नेचर मैटर नहीं है, नेचर लाइव है, जीवंत है। ये इसमें ये जीवन देती भी है और खुद भी जीवंत है ये। तो नेचर को रिस्पेक्ट करें और नेचर जहां जैसी है उसको वैसा ही नीट एंड क्लीन बना के रखें। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि शर्मा साहब, सब्जेक्ट आपने आज गागर में सागर भर दी। लगभग 30 मिनट होने को जा रहे हैं और हम समय से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, बट मैं आभारी हूं। हालांकि मैं कहता हूं दिस इज जस्ट इन द फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैंने कल भी गर्मी के लिए एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर, उसको एक बुद्धिजीवी को बुलाया था और आज आपका आशीर्वाद मिला है। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि भी बहुत सी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके माध्यम से हम दर्शकों को जाननी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगले एपिसोड में उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपने बहुत इस सब जो एक आपका आशीर्वाद है, इस तभी मीडियम के माध्यम से सबको मिला है और आगे भी मेरी आपसे यही प्रार्थना है इस तरीका। अभी इसमें बहुत से मैं आपसे जानकारियां लेना चाहता था, मगर अभी चूंकि समय का अभाव है सर, और समय के साथ कोई नहीं दौड़ सकता, ज्यादा नहीं दौड़ सकता, तो मैं आभार प्रकट करते हुए यहीं आपसे आज्ञा चाहता हूं दर्शकों से भी। पर बहुत जल्दी
आपसे फिर समय लेकर जहां आप उपयुक्त होंगे, अवेलेबल होंगे सर, इसके लिए दोबारा करेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपका दिल से धन्यवाद के शर्मा साहब, और आपके आशीर्वाद के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए सदैव हम तत्पर हैं। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे श्री के शर्मा। लंबा समय आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बिताया है, असीम अनुभव रखते, यही बात नहीं, इनके बारे में मुझे भी पता, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और बहुत सी जो परमात्मा से बातें होती हैं, चाहे मेडिटेशन की हो या और हो, उस पर भी हम के शर्मा साहब का बहुत आशीर्वाद लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के शर्मा साहब के साथ आप सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम की ही समाप्ति। नमस्कार।